डीएनए मित्रों, आज हम सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप में भारत की शानदार जीत पर पाकिस्तानी विलाप का विश्लेषण करेंगे। 24 घंटे से पाकिस्तान रो रहा है, माथा पीट रहा है। वहां के लोग खिलाड़ियों से ज्यादा शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को हार का जिम्मेदार मान रहे हैं। ऐसा क्यों, यह आज हम आपको बताएंगे। आज आपको यह भी देखना चाहिए कैसे ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी पाकिस्तान की हार से पहले ही मैदान छोड़कर भाग गया। आज आप ये भी देखेंगे बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान की शर्मनाक हार पर कैसे झूम रहे हैं। मित्रों, ये वो तस्वीरें हैं जो पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा चुभने वाली हैं। पूरा पाकिस्तान एक सुर में कह रहा है पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मैच खेलना ही नहीं चाहिए था। पाकिस्तानियों का कहना है हारने से अच्छा भागना है। अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत के साथ मैच ना खेलने का फैसला नहीं बदलते तो उनका मुल्क भारत के हाथों शर्मनाक हार से बच जाता। यानी शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर के कहने पर पाकिस्तान को हार की जिल्लत से बचाने के लिए पहले जो बाइकआउट वाली योजना बनाई थी वो बिल्कुल सही थी। बांग्लादेश के समर्थन के नाम पर भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलने से पाकिस्तान को दो फायदे होते। पहला, भारत से करारी हार के बाद पाकिस्तान की फिर से बेइज्जती नहीं होती। दूसरा फायदा, बांग्लादेश से एकजुटता दिखाकर आवाम को बता पाते पाकिस्तान ने कितना बड़ा त्याग किया है। लेकिन शहबाज शरीफ और मुनीर ने डॉलर के लालच में अपना विचार बदल दिया। जब यह विवाद बढ़ा तो आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझाया भारत के साथ मैच खेलने से इनकार करने से उन्हें क्या क्या नुकसान होगा। आज आपको भी इसके बारे में जानना चाहिए। अगर पाकिस्तान भारत से मैच नहीं खेलता तो उसे सीधे 15 मिलियन के राजस्व का नुकसान होता। टूर्नामेंट के बाद आईसीसी से मिलने वाला उसका हिस्सा रोक लिया जाता। टीवी कंपनियां और स्पॉन्सर खासतौर पर भारत पाक मैच के लिए पैसे देते हैं। अगर मैच नहीं होता तो वो जुर्माना मांगते, जिसकी भरपाई पाकिस्तान को करनी पड़ती। यह संभावित क्लेम 20 से 50 मिलियन तक हो सकता था। इस विवाद से पाकिस्तान का हिस्सा अगले टूर्नामेंट में कम हो सकता था, यानी आने वाले साल में कमाई पर दबाव पड़ सकता था। जहां पर बात डॉलर की आती है वहां पाकिस्तान के हुक्मरान अपने देश के सम्मान और अपनी जुबान से निकली बात को भूल जाते हैं। इसीलिए भारत से नहीं खेलने का बयान देने वाले शहबाज ने ऐलान किया कि 15 फरवरी को मैच होगा। और अब पाकिस्तानी कह रहे हैं शर्मनाक हार से बेहतर तो बाइकआउट ही होता। वैसे शहबाज शरीफ हो या फिर आसिम मुनीर, डॉलर के बदले पाकिस्तानी हथियारों, सैनिकों और उसूलों का सौदा करने से भी वो पीछे नहीं हटते। आज आपको डॉलर के लिए मुनीर के गुप्त सौदों के बारे में भी जानना चाहिए। ईरान की खुफिया एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ ईरान यानी MOIS ने बड़ा दावा किया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार 10 अरब अमेरिकी डॉलर में सऊदी अरेबिया को बेच दिए। हथियारों को सऊदी अरब में तैनात करने की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। ईरानी एजेंसी का दावा है यह फैसला आसिम मुनीर और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात के बाद हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको याद होगा गाजा में डॉलर के बदले आसिम मुनीर सैनिकों की तैनाती का समझौता भी कर चुका है। गाजा में एक सैनिक की तैनाती के बदले $1000 महीने का भुगतान भी मिलेगा। इसी वजह से पाकिस्तान इजराइल के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। सोचिए, जो सेना प्रमुख डॉलर के बदले अपनी सेना का सौदा करने को तैयार है, वो पाकिस्तानियों को हार की जिल्लत से बचाने के लिए डॉलर के नुकसान को झेलने के लिए कैसे तैयार होता। मुनीर के आदेश के बाद शहबाज ने बाइकआउट खत्म करने का ऐलान किया। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ, जिसका नतीजा वही निकला जो निकलना था। इस फैसले के बाद पाकिस्तान में दर्द की सुनामी आ गई है। मित्रों, ये पाकिस्तानियों का गुस्सा है जो अपने खिलाड़ियों पर फूट रहा है। लेकिन इस गुस्से का शिकार सिर्फ खिलाड़ी नहीं है, पाकिस्तान के वो हुक्मरान भी हैं जो आसिम मुनीर से रिश्तेदारी की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनकर बैठे हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। एशिया कप में जीत के बाद भारत की ट्रॉफी चोरी करके भागने वाला PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी भी पाकिस्तानियों के निशाने पर है। नकवी रिश्ते में आसिम मुनीर का साला है। मोहसिन नकवी को एशिया कप के फाइनल मैच के बाद हुई अपनी बेइज्जती आज तक याद है। यही वजह है मोहसिन नकवी, जो कल कोलंबो में भारत पाकिस्तान का मैच देखने के लिए मौजूद था, उसने अपनी टीम की हालत देखकर मैच खत्म होने का इंतजार तक नहीं किया और मैच खत्म होने से पहले ही स्टेडियम से बाहर निकल गया। मोहसिन नकवी ने सोचा मैच बॉयकॉट करने का विवाद खड़ा करके पाकिस्तान में उसका काफी नाम हो गया है और गलती से अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच जीत गया तो वह आसिम मुनीर के सामने अपने पॉइंट्स बढ़ा लेगा। लेकिन उसके द्वारा चुनी गई सिफारिशी पाकिस्तान टीम ने उसके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया और एशिया कप में ट्रॉफी चोरी करके भागने वाला मोहसिन नकवी स्टेडियम से भाग गया।
मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होने के साथ साथ पाकिस्तान का गृह मंत्री भी है। उस पर टीम में सिफारिशी खिलाड़ियों को भर्ती करने के आरोप भी लगते रहते हैं। आसिम मुनीर का साला होने की वजह से कोई भी मोहसिन नकवी के फैसलों पर सवाल नहीं खड़े करता, लेकिन भारत से मिली इस हार के बाद मोहसिन नकवी पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर भड़क गए हैं। शोएब अख्तर समेत कई क्रिकेटर्स ने नकवी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। पाकिस्तानियों को भी लगता है नकवी ने पाकिस्तान के क्रिकेट को राजनीति का अखाड़ा बना दिया है, और जहां खेल में राजनीति की एंट्री होती है वहां खेल का बर्बाद होना तय होता है। पाकिस्तानियों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। डीएनए मित्रों, टी20 विश्व कप में पाकिस्तान पर भारत की धमाकेदार जीत ने बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों को भी जश्न मनाने का बड़ा मौका दे दिया। वैसे जश्न की ये तस्वीरें पाकिस्तान को कुछ ज्यादा ही चुभेंगी। पाकिस्तान का आखिरी विकेट गिरते ही अफगान नागरिक जश्न मनाने लगे। जब बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में भारत की जीत पर जश्न हो रहा है तो भारत के कोने कोने से जश्न की तस्वीरें दिखाने देना स्वाभाविक है। श्रीनगर के लाल चौक पर भारत की जीत के बाद जोरदार जश्न हुआ और अयोध्या में भी मिठाइयां बांटी गई, लेकिन भारत में एक कुंठा क्लब ऐसा है जो इस मैच के बाद शोक में डूबा हुआ है। इस कुंठा क्लब में कई डिजाइनर पत्रकार हैं, कई राजनेता हैं और कुछ क्रिकेटर्स भी शामिल हैं। मित्रों, इस मैच के दौरान भी भारतीय टीम ने आतंकी देश पाकिस्तान की टीम से हाथ नहीं मिलाने की परंपरा को जारी रखा। पहलगाम हमले के बाद से भारतीय टीम पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिला रही है। इसलिए न टॉस के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा से हाथ मिलाया, न मैच जीतने के बाद दोनों देशों के खिलाड़ियों ने एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाए। लेकिन यह बात कुछ भारतीयों को बहुत ही बुरी लग रही है। भारत के पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने कहा है, यह हाथ न मिलाने वाली बात भारत ने शुरू की है जो बिल्कुल बचकानी है। यह हमारे जैसे देश को शोभा नहीं देती। या तो खेल की भावना के अनुसार ठीक से खेलिए, वरना बिल्कुल मत खेलिए। और कुछ ऐसी ही बात आरजेडी नेता मनोज झा ने भी कही। आज आपको आरजेडी नेता मनोज झा की बात को भी ध्यान से सुनना चाहिए। बड़ी हास्यास्पद परिस्थितियां पैदा करती है। देखो भाई, परेशानियां हैं तो विकल्प है खेलो या ना खेलो, दो ही विकल्प है। खेलूंगा भी और चर्चा मीडिया में इस पर कराऊंगा कि हाथ मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे। क्या ये हास्यास्पद नहीं है? क्या ये भारत जैसे विशाल देश की पहचान को छोटा करने की कोशिश नहीं है? मतलब आप विचार सुनिए, देखिए कहां तक, कितनी दूर तक विचार जाते हैं। देश का आम आदमी अफगानिस्तान बलूचिस्तान में बैठा वहां का नागरिक किस बात पे खुश था कि भारत जीत गया है। यहां हमारे देश के पूर्व क्रिकेटर नेता कहां अपने विचार लेकर जा रहे हैं। उनकी चिंताएं हो गई। जीत का जश्न एक तरफ चला गया, उनके अंदर मन में चिंताएं पनपने लगी कि अब क्या होगा, कैसे हमारे संबंध बेहतर हो पाएंगे। आपने सुना, एक नामी पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा के सांसद कह रहे हैं, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की टीम से हाथ नहीं मिलाना एक नौटंकी है, यह हास्यास्पद है, यह बचकानी बात है। मित्रों, जब भारत के क्रिकेटर पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाते तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया को संदेश देते हैं कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है जिसने भारत में आतंकी हमला करवाया। जिस देश से आए आतंकवादियों ने धर्म पूछकर भारत में हिंदुओं को गोली मारी। दुनिया में भी जब इस बात की चर्चा होती है कि भारत के खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ क्यों नहीं मिलाते, तो पाकिस्तान का आतंकी चरित्र दुनिया के सामने उजागर होता है। लेकिन भारत के कुछ नेताओं और खिलाड़ियों को यह सब एक नाटक लगता है और आतंक के खिलाफ भारतीय क्रिकेटरों की भावनाएं उनको अंदर से आहत कर देती हैं। यही वजह है कि भारत की इतनी बड़ी जीत के बावजूद एक कसक उनके बयानों में दिख रही है। मैच जीतने की खुशी के बजाय उन्होंने हाथ नहीं मिलाने की निंदा को जरूरी समझा। इस दौरान इस बात की परवाह भी नहीं की कि इससे देश में कई लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। डीएनए मित्रों, यह कोई पहली बार नहीं जब भारत से शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान में टीवी टूट रहे हैं। यह आखिरी बार भी नहीं है। अगली बार जब ऐसा होगा हम फिर आपको इसी तरीके से अपडेट देंगे। मित्रों, टीवी तोड़ने वाला पाकिस्तान, मंदिर तोड़ने वाला पाकिस्तान अब अपने रोल मॉडल्स की प्रतिमाएं भी तोड़ रहा है। अब तक जिन्हें पाकिस्तान में मुस्लिमों का नायक और राष्ट्रीय गौरव माना जाता था,
उनकी मूर्तियों पर बुलडोजर चल रहे हैं। क्यों? पाकिस्तान अपने रोल मॉडल बदल रहा है। भारत में जो लोग टीपू सुल्तान का महिमा मंडन कर रहे हैं, उन्हें आज यह विश्लेषण जरूर देखना चाहिए कि क्यों पाकिस्तान शेर शाह सूरी, मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी की प्रतिमाएं तोड़ रहा है, क्यों उन्हें अपने सिलेबस से बाहर कर रहा है। इन सवालों के जवाब के साथ आज हम पाकिस्तान की वैचारिक कंगाली का विश्लेषण करेंगे। पाकिस्तान की सरकार ने पंजाब के झेलम में लगी शेरशाह सूरी की प्रतिमा को तोड़ दिया। चौराहे पर शेरशाह सूरी की जगह सुल्तान सरंग खान गखर की नई मूर्ति लगाई गई है। पंजाब के साथ ही सिंध में भी शेरशाह सूरी की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। सिर्फ शेरशाह सूरी ही नहीं, मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी की प्रतिमाएं भी, उनके चित्र, उनके स्मारक यानी उनकी सभी निशानियों को मिटाया जा रहा है। सवाल यह है कि जो पाकिस्तान 79 साल तक शेरशाह सूरी, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी जैसे आक्रांताओं को अपना हीरो बताता था, मुसलमानों का गर्व और हिंदुओं को हराने वाला, हिंदुओं पर राज करने वाला मुसलमान बताता रहा, आखिर वही पाकिस्तान इनकी निशानियां क्यों मिटा रहा है? इस दिलचस्प वजह पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको जानना चाहिए कि अपने रोल मॉडल से नफरत करने वाला पाकिस्तान पहले इनके बारे में क्या सोचता था। मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि रोल मॉडल जीवन को दिशा देते हैं। दोस्तों, जिन्ना ने धार्मिक कट्टरपंथ के आधार पर पाकिस्तान का सपना देखा, इसीलिए उसे दिशा देने वाले रोल मॉडल भी कट्टरपंथी ही चुने गए। जिन्ना और उनके समर्थकों ने इतिहास खंगाला तो उन्हें शेरशाह सूरी, मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी के तौर पर कट्टरपंथी नायक ही मिले। पाकिस्तान के स्कूलों में महमूद गजनवी को पवित्र सोमनाथ मंदिर को तोड़ने वाला इस्लाम का शेर बताया जाता था। इस आक्रांता को पाकिस्तानियों ने इस्लाम का प्रचार करने वाला महान योद्धा बताया था। मोहम्मद गौरी को दिल्ली के हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को हराने वाला मुसलमान विजेता बताया गया। उसे दिल्ली में मुस्लिम शासन की स्थापना करने वाला बताकर पाकिस्तान में महिमा मंडित किया गया। शेरशाह सूरी को ग्रैंड ट्रंक रोड बनाने वाला, हिंदुस्तान पर राज करने वाला मुस्लिम योद्धा बताया गया। वैचारिक और दिमागी कंगाली से लैस जिन्ना के कट्टरपंथी समर्थक खुद को इन अफगान तुर्क शासकों का वारिस बताते थे। धार्मिक विभाजन वाली जहरीली सोच में डूबे पाकिस्तान के नीति नियंताओं ने इन्हें हिंदुओं का संहारक और मुस्लिम श्रेष्ठता का प्रतीक बताया। इनके गौरव गान के लिए पाकिस्तान ने चीन से मिली मिसाइल्स के नाम भी अपने कथित रोल मॉडल्स के नाम पर रखे। महमूद गजनवी के नाम पर पाकिस्तान ने अपनी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का नाम गजनवी मिसाइल रखा। मोहम्मद गौरी के नाम पर मीडियम रेंज मिसाइल का नाम गौरी रखा। मित्रों, वैसे तो पाकिस्तान के पास कुछ भी गर्व करने लायक है नहीं, लेकिन अगर उन्हें कभी लगा यह हमारे गर्व का विषय हो सकता है, उसे पाकिस्तानियों ने शेरशाह सूरी, मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी से जोड़ दिया। अब चर्चा उस सवाल पर करते हैं जिन्हें पाकिस्तानी एक सदी से अपना रोल मॉडल मानते रहे, खुद को जिनकी कथित इस्लामिक विरासत का वारिस बताते रहे। आखिर अब उनकी प्रतिमाएं क्यों खंडित कर रहे हैं? क्यों अपने रोल मॉडल्स को ही पाकिस्तानी इतिहास से बाहर कर रहे हैं? मित्रों, यहां पर एक छोटी और जरूरी जानकारी आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। शेरशाह सूरी अफगान मूल का था। वो बिहार में जन्मा था, लेकिन अफगानिस्तान के सूरी कबीले से ताल्लुक रखता था। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान के घोर प्रांत का था। वो अफगान ईरानी मूल का था। महमूद गजनवी का रिश्ता तुर्की से था, लेकिन उसका साम्राज्य अफगानिस्तान के गजनी में था। यानी पाकिस्तान ने अपने रोल मॉडल्स भी आयात किए थे बाहर से, अफगानिस्तान से उधार लिए थे। पिछले एक सदी से इन्हीं आयातित रोल मॉडल से पाकिस्तानी अपना मन बहला रहे थे। आगे भी ऐसा ही होता, लेकिन अक्टूबर 2025 के बाद हालात बदल गए। 4 महीने पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान की फौज आमने सामने आ गई। अफगानिस्तानी फौज ने पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट पर हमले कर मुनीर की आतंकी फौज के सैकड़ों सिपाहियों की जान ले ली। दिसंबर में भी जब पाकिस्तान अफगानिस्तान की झड़प हुई तो अफगानिस्तान की फौज पाकिस्तान पर भारी पड़ी। यहीं से पाकिस्तान के इतिहास की कंगाली सामने आ गई। जिन्हें पाकिस्तान अपना रोल मॉडल बता रहे थे, वो अफगान मूल के थे।
अफगानिस्तानी सैनिकों ने पाकिस्तानियों को हरा दिया। अब किस मुंह से पाकिस्तानी खुद को शेर शाह सूरी, मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी की श्रेष्ठता से जोड़ते? अफगानिस्तान से पिटने के बाद कैसे पाकिस्तानी अफगानी आक्रांताओं की विरासत पर दावा करते? अफगानिस्तान से पिटने के बाद शर्मिंदगी के समंदर में डूबे पाकिस्तानियों ने इतिहास की कथित सफाई शुरू कर दी। जिन्हें पहले वो अपना रोल मॉडल बताते थे, उन्हें अफगानी विदेशी और लुटेरा बताने लगे। सोचिए, 79 साल से ये रोल मॉडल थे और अब लुटेरे बन गए। इसलिए उनकी मूर्तियों पर बुलडोजर चलाने का फरमान जारी हुआ। अफगानी कैरेक्टर्स को इतिहास से बाहर निकालने के हुक्म दे दिए गए। मित्रों, प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने कहा है कि रोल मॉडल अच्छी आदतें विकसित करने में मदद करते हैं। आदतें अच्छी होंगी तो व्यक्ति अच्छा होगा, और व्यक्ति अच्छा होगा तो समाज अच्छा होगा। इसलिए धार्मिक उन्मादी आक्रांता कभी रोल मॉडल नहीं हो सकते। जो समाज मानवतावादी, शांतिप्रिय और सहिष्णु होगा, उसके नायक कभी कट्टरपंथी नहीं हो सकते। ये जानते हुए भी भारत में एक वर्ग टीपू को रोल मॉडल बनाने पर आमादा है। अंग्रेजों से लड़कर टीपू की शहादत हुई। जेल में बैठकर टीपू तुम्हारे वीर की तरह 6 लव लेटर नहीं लिखा अंग्रेजों को मैं माफ कर दो, तुम जो बोले मैं करता हूं। टीपू तलवार लेकर अपने मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए शहीद हो गया। क्या यह बात सच नहीं है देवेंद्र फडणवीस साहब कि टीपू की लाश के पास से, उसके पास से अंगूठी निकली सोने की, उस पे क्या लिखा हुआ था? राम। पाकिस्तान ने आक्रांताओं और धार्मिक उन्मादियों को अपना नायक बनाया। इसका परिणाम उनका समाज भुगत रहा है। भारत ने छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप जैसे वीर और मानवतावादी योद्धाओं को अपना नायक माना। मित्रों, इसीलिए आज टीपू को अपना रोल मॉडल बनाने पर आमादा लोगों को समझना चाहिए कि रोल मॉडल ऐसा होना चाहिए जिसका जीवन समाज को प्रेरित करे। युद्ध कौशल के बल पर जंग जीतने वाले वैचारिक कट्टरपंथी कभी सभ्य समाज का रोल मॉडल नहीं हो सकते। मित्रों, अब हम आपके सामने ईरान और अमेरिका के बीच चल रही साइलेंट बैटल का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान और तालिबान ने अपनी अपनी टीमें चुन ली हैं। हम आपको आगे बताएंगे कि इस युद्ध में पाकिस्तान और तालिबान ने कौन सी टीमें चुनी हैं, लेकिन सबसे पहले आपको इस साइलेंट बैटल की वो तासीर समझनी चाहिए जिसमें ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक वार कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने की है। मित्रों, एक बयान जारी करके ट्रंप ने कहा कि अगर मैं ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई की जगह होता तो मैं रोजाना एक जगह नहीं सोता। हम चाहें तो खामनेई की लाइव लोकेशन मीडिया के जरिए दुनिया को बता सकते हैं। मित्रों, यह सिर्फ ट्रंप का बयान नहीं है, बल्कि खामनेई के लिए सीधी चेतावनी है। इस बयान में ट्रंप ने बिना नाम लिए यह इशारा किया कि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ हुआ, वैसी कार्रवाई खामनेई के खिलाफ की जाएगी। मित्रों, 3 जनवरी को अमेरिकी सैन्य दस्तों ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास से मादुरो को किडनैप कर लिया था। इस कार्रवाई के बाद खबर आई थी कि मादुरो रोजाना सोने के लिए अलग अलग लोकेशंस का इस्तेमाल करते थे और अमेरिकी इंटेलिजेंस ने इन लोकेशंस का पता लगाकर मादुरो को अपने जाल में फंसा लिया था। खामनेई को भी ट्रंप ने यही धमकी दी है कि खुफिया जानकारी के आधार पर जिस तरह मादुरो को उठा लिया गया, उसी स्तर की खुफिया जानकारी खामनेई को लेकर भी अमेरिका के पास है। यानी खामनेई को झुकाने के लिए ट्रंप सीधे उनकी जिंदगी की सुरक्षा को लेकर चेतावनी जारी कर रहे हैं। मित्रों, ट्रंप की ही तरह खामनेई का खेमा भी इस साइलेंट बैटल को पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है। इस साइलेंट संग्राम में खलीफा यानी खामनेई ने कौन सा दाव चुना, यह भी आपको ध्यान से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, 1 मिनट 2 सेकंड का जो एनिमेशन आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, यह ईरान की सरकारी मीडिया ने जारी किया है। इस वीडियो के जरिए धमकी दी गई है, अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान की मिसाइल्स अरब देश जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों और संसाधनों को नष्ट कर देंगी। धमकी भरे इस वीडियो के अंदर जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे साल्ती को टारगेट करने का संकेत दिया गया। अब हम आपको ट्रंप की इस कमजोर नस से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, अमेरिका का साल्ती सैन्य अड्डा जॉर्डन के उत्तर पूर्वी प्रांत जारका में स्थित है। इस सैन्य अड्डे पर साल के 12 महीनों 4000 अमेरिकी सैनिक तैनात रहते हैं।
इस मिलिट्री बेस पर अमेरिकी एयरफोर्स के 48 लड़ाकू विमान हैं। लंबी दूरी के ड्रोन की एक यूनिट और 6 रडार से लैस विमान भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ साल्ती में अमेरिका ने अपनी सबसे आधुनिक हवाई रक्षा प्रणाली थाट को भी तैनात कर रखा है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो साल्ती एयरबेस पर अमेरिका के 57,131 करोड़ रुपए की लागत के उपकरण तैनात हैं। इसका सीधा मतलब है, अगर ईरान ने इस सैन्य अड्डे को तबाह किया तो अमेरिका को सामरिक के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी होगा। मित्रों, यहां नोट करने वाली बात यह है कि अमेरिका और ईरान में से किसी ने हथियार का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन हथियारों का जिक्र करके दबाव बढ़ाने की कोशिशें की। इस कथित साइलेंट बैटल को आगे बढ़ाया है। मित्रों, हिंदी की एक कहावत है, लोहा ही लोहे को काटता है। इस कहावत का अर्थ है कि शत्रु को हराने के लिए उसकी जैसी रणनीति का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी विचार पर ईरान आगे बढ़ रहा है। जिस तरह ट्रंप कभी बातचीत का दम भरते थे और कभी हमला करने की धमकी देते थे, वैसी ही नीति खलीफा यानी खामनेई ने भी अपना ली है। अब हम आपके सामने ईरान की इसी नीति को डिकोड करने जा रहे हैं। डीएनए मित्रों, अब से कुछ ही घंटे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची जेनेवा पहुंचे। जेनेवा में अरागची ईरान के उस परमाणु कार्यक्रम की बात करेंगे जिस पर अमेरिका और इजराइल को एतराज है। जेनेवा पहुंचने से पहले अरागची ने यह संकेत दिया था कि अमेरिका से बातचीत के लिए ईरान परमाणु बम के लिए यूरेनियम के संवर्धन को रोक सकता है। इस बयान से लगा कि शायद ईरान अब ट्रंप के सामने झुकने को तैयार है। मित्रों, यहां ईरान ने ट्रंप वाला ही दांव चल दिया। बातचीत से पहले यूरेनियम संवर्धन रोकने पर सहमति जताने का संकेत तो दिया, लेकिन जब बातचीत की टेबल पर पहुंचे तो अल्फाज बेहद सख्त हो गए। मित्रों, 12 सेकंड के इस छोटे से बयान में ईरान के विदेश मंत्री ने यह बता दिया कि अमेरिका के साथ जो 36 का आंकड़ा है, उसमें ईरान पूरी तरह बैकफुट पर जाने के लिए तैयार नहीं है। ईरान के साथ साथ इन दिनों ट्रंप का बयान एक और मिशन पर भी है। यह मिशन है ट्रंप का वो पीस बोर्ड जो गाजा के लिए बनाया गया है। 19 फरवरी को इस बोर्ड की पहली मीटिंग है और इस मीटिंग में सबसे ज्यादा फजीहत होगी पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। मित्रों, पाकिस्तानी आवाम की मर्जी के खिलाफ जाकर मुनीर ने पीस बोर्ड का हिस्सा बनने पर रजामंदी जताई थी और अब मीटिंग में शामिल होकर मुनीर शहबाज ये बता देंगे कि वो ट्रंप के लिए कथित इस्लामिक ब्रदरहुड को भी दरकिरार करने से परहेज नहीं करेंगे। गाजा पीस बोर्ड के साथ साथ एक और खबर की वजह से आज मुनीर का नाम हेडलाइंस में है। मित्रों, आज पाकिस्तान और तालिबान दोनों ने बता दिया कि किसने कौन सा खेमा चुना है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 14 फरवरी को मुनीर ने जर्मनी में अमेरिका के इंटेलिजेंस अधिकारियों से मुलाकात की और ईरान से टकराव की स्थिति में अमेरिका को पाकिस्तानी समर्थन का आश्वासन दिया। दूसरी तरफ मुनीर के दुश्मन बन चुके अफगान तालिबान ने ऐलान कर दिया, अगर अमेरिका ने हमला किया तो तालिबान पूरी ताकत और शिद्दत के साथ ईरान का साथ देगा। मित्रों, अब तक ईरान और अमेरिका के बीच साइलेंट बैटल यानी बिना हथियारों वाला युद्ध चल रहा है, लेकिन जिस वक्त ईरान के ऊपर अमेरिकी हमला करेगा उसी वक्त मुनीर के आगे कुआं और पीछे खाई बन जाएगी। मुनीर की वजह से पाकिस्तान ईरान के दशकों पुराने संबंधों पर चोट लगेगी, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ उसे एक और लड़ाई मोल लेनी पड़ेगी। मित्रों, मुनीर को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले ट्रंप आज अपने ही देश में मजाक का पात्र भी बन गए हैं। ट्रंप के अस्थिर बयानों और अराजक नीतियों की वजह से आज अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्रंप सरकार पर बहुत सख्त टिप्पणी की। ओबामा ने ट्रंप को जोकर बताया। मित्रों, एक इंटरव्यू में ओबामा ने कहा कि ट्रंप सरकार को अगर जोकर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस सरकार में शामिल लोगों के अंदर से शर्म खत्म हो गई है, उन्हें सार्वजनिक जीवन को जीने का सलीका तक नहीं आता है। अमेरिका में ऐसे जोकरों वाली सरकार इस देश का दुर्भाग्य है। मित्रों, राजनीति शास्त्र में कहा गया है, elect a clown and a witness a mockery। इसका अर्थ है किसी मस्करे या गैर गंभीर व्यक्ति को सत्ता मिलेगी तो उस देश के सिस्टम के साथ भद्दा मजाक होना तय है। ओबामा ने भी ट्रंप सरकार को इसी विचार के साथ आईना दिखाया है। मित्रों, अमेरिका और ईरान के संभावित युद्ध में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने अपने अपने साथियों को चुन लिया। जर्मनी के म्यूनिक में मुनीर ने एक बार फिर से अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। वहीं जर्मनी के पड़ोसी देश फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भारत पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति मैक्रो 17 से 19 फरवरी तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। मित्रों, फ्रांस भारत का सदाबहार मित्र है। आजकल फ्रांस को भारत का रफाल वाला यार भी कहा जाता है। आज आपको भी जानना चाहिए, जिस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप
ग्रीनलैंड के मुद्दे पर इमैनुअल मैक्रों के रुख से काफी नाराज हैं। जिस वक्त यूरोप और अमेरिका के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, उस वक्त मैक्रो का भारत दौरा हमारे देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और अमेरिका, चीन और पाकिस्तान इस दौरे को किस तरह से देख रहे हैं। मित्रों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का यह चौथा भारतीय दौरा है, लेकिन वो पहली बार देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शहर मुंबई में जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में मैक्रो से मुलाकात करेंगे। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब रक्षा सहयोग और एआई टेक्नोलॉजी वैश्विक एजेंडे में सबसे ऊपर है और दुनिया के प्रभावशाली देश अपने अपने सहयोगियों का चुनाव कर रहे हैं। आज आपको समझना चाहिए इमैनुअल मैक्रों के इस दौरे में भारत और फ्रांस के बीच कौन से अहम समझौते हो सकते हैं। मित्रों, भारत फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी पहले से मजबूत है, लेकिन अब इस नई तकनीक, स्पेस, साइबर सिक्योरिटी और इंडो पैसिफिक सुरक्षा तक बढ़ाने की इसकी योजना है। पहले दुनिया को दो अलग अलग समुद्री क्षेत्रों, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में देखा जाता था। अब रणनीतिक दृष्टि से इन्हें एक ही बड़े क्षेत्र के रूप में देखा जाता है, जिसे इंडो पैसिफिक कहा जाता है। भारत और फ्रांस इसी क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता और समुद्री सुरक्षा को लेकर एक जैसी सोच रखते हैं। इसीलिए भारत और फ्रांस हिंद महासागर क्षेत्र में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और लॉजिस्टिक सपोर्ट बढ़ाने पर समझौता करने वाले हैं। फ्रांस भारत का भरोसेमंद रक्षा साझेदार रहा है। इस दौर में दोनों देशों के बीच हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी और जेट इंजन टेक्नोलॉजी में नए समझौते संभव हैं। इसके अलावा रफाल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीनी फाइटर जेट्स से लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाए। इसलिए मैक्रो के भारत दौरे पर चीन और पाकिस्तान की भी नजर रहेगी। भारत की योजना 10 साल के लिए फ्रांस के साथ रक्षा सहयोग समझौते का नवीनीकरण करने की है। इसके अलावा भारत और फ्रांस के बीच हैमर मिसाइल्स के संयुक्त निर्माण के लिए समझौता हो सकता है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस मिसाइल का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में जैश और लश्कर के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। मैक्रो एआई इंपैक्ट समिट में भी हिस्सा लेंगे, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक और स्टार्टअप सहयोग पर भी दोनों देशों के बीच बड़ा ऐलान हो सकता है। कल ही भारत और फ्रांस के बीच छठा भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद होने जा रहा है। यह संवाद दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच होगा। कल ही प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो कर्नाटक के बेमगल में टाटा एयरबेस की H-125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। H-125 हेलीकॉप्टर डिजाइन और मूल तकनीक फ्रांस की है, जिसका भारत में निर्माण किया जा रहा है। यानी इमैनुअल मैक्रो का यह दौरा भारत के लिए रक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में गेम चेंजर साबित होने वाला है। इस दौरे के जरिए भारत और फ्रांस वैश्विक शक्तियों को संदेश भी देंगे। दोनों देश किसी भी स्थिति में आंख मूंदकर किसी महाशक्ति के पीछे चलने को तैयार नहीं है और यही बात ट्रंप को परेशान कर सकती है। डीएनए मित्रों, अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं वो तकनीक से हमारे और आपके जीवन में होने वाले बदलाव से जुड़ी हुई है। मित्रों, नेल्सन मंडेला ने कहा था, सही दिशा में इस्तेमाल ज्ञान पूरी दुनिया को बदल सकता है, लेकिन गलत दिशा में वही ज्ञान विनाशकारी हथियार बन सकता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ज्ञान में यही फर्क है। मित्रों, दिल्ली में आज से ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा एआई समिट शुरू हुआ, जिसमें 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। दुनिया भर के टॉप क्लास के तकनीकी विशेषज्ञ पहुंच रहे हैं, जो इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि कैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग मानव कल्याण के लिए हो। लेकिन पाकिस्तान में इस बात पर माथापच्ची हो रही है कि कैसे आतंकवाद का हाइब्रिड मॉडल तैयार किया जाए। आज दिल्ली में एआई के जरिए लोगों के जीवन को आसान बनाने पर चर्चा चल रही है, लेकिन पिछले सोमवार को पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का महासम्मेलन हुआ, जिसमें इस बात पर विस्तार से चर्चा हुई कि कैसे महिलाओं का माइंड वॉश करके उन्हें अब मानव बम बनाया जाए। मतलब एक तरफ भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान टेरर इंटेलिजेंस यानी टीआई वाली साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। इसलिए अब हम हिंदुस्तान के एआई बनाम पाकिस्तान के टीआई का विश्लेषण करने वाले हैं। मित्रों, महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, विज्ञान और तकनीक मानवता को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा माध्यम है। विज्ञान और तकनीक को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए नई दिल्ली में आज से एआई समिट शुरू हो गया। भारत मंडपम में 26 फरवरी तक यह एआई समिट होने वाला है। इस समिट को लिंडिंग ग्लोबल एआई फोरम कहा जा रहा है। समिट में 2 लाख से ज्यादा डेलीगेट शामिल हो रहे हैं। इसमें गूगल, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन जैसी बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ शामिल हैं।
800 से ज्यादा एआई प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी लगी है। इससे पहले ब्रिटेन, कोरिया, फ्रांस में एआई समिट जरूर हुए, लेकिन जैसा भारत में हो रहा है वैसा कहीं और कभी नहीं हुआ। इससे पहले एआई को लेकर जो बैठकें हुई हैं वो इस बात पर फोकस थी कि एआई कितना खतरनाक है या एआई को कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन इस एआई समिट का थीम है लोग, धरती और प्रगति। यानी इस बात पर चर्चा हो रही है कि एआई से लोगों की जिंदगी को बेहतर कैसे बनाया जाए। मतलब ये सीधे तकनीक से आम लोगों की जिंदगी को बिल्कुल आसान बनाने वाला एआई सम्मेलन है। इसमें दुनिया के लिए एआई के नए नियम कायदे बनाने की प्लानिंग भी हो रही है। इस सम्मेलन से आम लोगों के जीवन पर कैसे व्यवहारिक असर पड़ने वाला है, यह हम आपको उदाहरण देकर समझाएंगे। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि आज एआई समिट में क्या क्या हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सपो का उद्घाटन किया और वहां लगी प्रदर्शनी देखी। भारत ने इस सम्मेलन में खुद को एआई के क्षेत्र में ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर पेश किया। समिट में इंडिया एआई मिशन के तहत किए गए निवेश और स्वदेशी फाउंडेशन मॉडल्स की उपलब्धि को भी साझा किया गया। वैश्विक टेक दिग्गजों ने भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर चर्चा की और एआई फॉर ऑल के तहत समावेशी विकास पर जोर भी दिया गया। एआई समिट में शामिल हुए भारत के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि डीप फेक लोगों पर का भरोसा तोड़ रहा है, ऐसे में भरोसे वाली तकनीक बनाने की जरूरत है। हम आपको सुनाते हैं उन्होंने और क्या कहा। मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, डीप फेक और गलत जानकारी हमारे समाज की नींव और समाज द्वारा बनाए गए संस्थानों के बीच भरोसे की जड़ पर हमला कर रहे हैं। एआई मॉडल बनाने वालों को ये पक्का करने की जिम्मेदारी लेनी होगी कि नई टेक्नोलॉजी भरोसे को कम करने की बजाय उसे मजबूत करे। मित्रों, भारत सरकार के जिन जिन मंत्रालयों ने एआई तकनीक पर काम किया है, एआई तकनीक का प्रयोग किया है, उसको लेकर अलग अलग मंत्रालयों ने अपनी प्रदर्शनी लगाई है। भारत सरकार का पंचायती मंत्रालय बता रहा है कि कैसे एआई के प्रयोग से फर्जीवाड़े को रोका जा रहा है। हम आपको वो एआई तकनीक दिखाना चाहेंगे जिससे पंचायती राज विभाग में भ्रष्टाचार को बेहद कम किया जा सकता है। फील्ड में हमारे बहुत सारे जो लोग हैं, जो हमारा ग्राम सचिव हैं, जो कि काम करके उनकी फ़ोटो डालते हैं। कोई भी उन्होंने काम किया हो, चाहे सड़क है, चाहे कोई भी योजना का हो, इस तरह से जैसे आप देख सकते हैं। तो इस तरह की फ़ोटोज़ हमें फील्ड से मिलती हैं। अब होता क्या है कि इसमें बहुत सारी इमेजेस फेक भी हो सकती हैं, तो उनको पकड़ने के लिए अब हम एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने इसके लिए एक गेम बनाया है ताकि लोगों को एक समझ में आए कि किस तरह से हम ह्यूमन और एआई का एक कंपटीशन करा के देखेंगे कि किस तरह से एक ह्यूमन काम करता है और एआई काम करता है। अब हम एक एक करके देखेंगे किस तरह से कर रहे हैं। तो ये इन्होंने वैलिड बताया पर ये इनवैलिड थी। तो जब ये फ़ोटो फील्ड से हमारी आएगी तो हमारा जो एआई सिस्टम है वो इस फोटो को पहचानेगा, कंप्यूटर इमेजिंग के द्वारा तुरंत बता देगा कि ये फ़ोटो फेक है। तो अब उन्हें दूसरी फ़ोटो डालनी पड़ेगी, वो फेक डेटा अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो इससे जो सरकार की रेवेन्यू है जो लीक हो रही थी उसमें काफ़ी रुकावट हुई। मित्रों, 2025 की सबसे भ्रष्ट विभागों की सूची में ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर को चौथा सबसे भ्रष्ट विभाग माना गया है। भ्रष्टाचार को रोकने में ऐसी एआई तकनीक महत्वपूर्ण हो सकती है। इसका सीधा फायदा आम लोगों को होगा। इस समिट में इस बात पर विस्तार से चर्चा हो रही है कि नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेती और जलवायु पर एआई से कैसे मदद मिलेगी। समिट में 300 से ज्यादा कंपनियां अपने एआई प्रोडक्ट्स दिखा रही हैं। एआई समिट में ऐसी तकनीक दिखाई जा रही है जो एक साधारण एक्सरे या स्कैन देखकर कैंसर जैसी बीमारी का बहुत पहले पता लगा लेगी। इससे इलाज सस्ता होगा और छोटे गांव तक इसका फायदा पहुंचेगा। एआई से गांव में भी तुरंत मेडिकल मदद और उचित डॉक्टरी सलाह मिलेगी। मेडिकल रिपोर्ट्स जल्दी चेक होंगी, दवाइयां सस्ती होंगी। एआई से खेती में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। एआई मिट्टी की सेहत और मौसम का हाल देखकर बता देगा कि कौन सी फसल कब लगानी है और कब पानी देना है, जिससे किसानों की कमाई बढ़ेगी। यह समिट भारत को एआई में लीडर बना रहा है। मतलब हम विदेशी एआई पर निर्भर नहीं रहेंगे। भारतीय भाषाओं में एआई बनेगा, सस्ते फोन में चलेगा, जिससे गांव के लोगों को भी इससे फायदा मिल पाएगा। इससे सरकारी काम भी आसान हो जाएंगे, घोटाले कम हो सकते हैं, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, काम तेजी से होंगे। ट्रैफिक कंट्रोल करने की तकनीक पर चर्चा हो रही है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि नई दिल्ली में होने वाला एआई समिट एआई को आम आदमी का साथी बनाने का प्लेटफॉर्म है। इसलिए इस समिट पर दुनिया की नजर है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को इसमें वो शामिल होने वाले हैं। मित्रों, स्टीव जॉब्स ने कहा था कि नई तकनीक और नवाचार ही दुनिया में नेतृत्व तय करते हैं।
आज की तारीख में नई तकनीक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया की जरूरत बन चुका है। हम आपको बताना चाहेंगे कि कैसे समूचा विश्व एआई के इर्द गिर्द खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2024 में ही एआई पर प्राइवेट निवेश में करीब 45% तक की बढ़ोतरी हुई। ओलिवर वाइमैन फोरम के मुताबिक 2030 तक ग्लोबल जीडीपी में एआई $20 ट्रिलियन का अतिरिक्त योगदान देगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फ्यूचर ऑफ जॉब्स की रिपोर्ट के मुताबिक एआई से 8 करोड़ 30 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन एआई की वजह से करीब 7 करोड़ नई नौकरियां भी आएंगी। मतलब लोगों की नौकरी पर एआई से खतरा है। एक्सरे या स्कैन जैसी जांच पड़ताल हो, दवाइयों की खोज हो या फिर वित्तीय लेन देन में फ्रॉड को पकड़ने का साधन हो, हर जगह एआई एक बेस लेयर तकनीक बन चुका है। यही कारण है कि आज एआई सिर्फ टेक ट्रेंड नहीं है, बल्कि हर व्यवस्था की एक कोर जरूरत बन चुका है। मित्रों, आज की तारीख में राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, सुरक्षा और विकास तीनों इस एआई के इर्द गिर्द हैं। पिछले दिनों युद्ध भूमि में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हुआ। इसी साल 3 जनवरी को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने घर से उठा लिया था। इसमें भी अमेरिकी सेना ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया था। एंथ्रोपिक के एआई क्लाउड का इस्तेमाल किया गया था, जिससे टारगेट के लोकेशन, उसे पहचानने और ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने में मदद मिली। इससे पहले इजराइल में भी गाजा में अपने ऑपरेशन के दौरान एआई आधारित टारगेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। रूस यूक्रेन युद्ध में भी दोनों तरफ से एआई का प्रयोग हो रहा है। भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया था, तब उसमें भी भारतीय सेना ने एआई का इस्तेमाल किया था। यह भारत का पहला एआई वाला ऑपरेशन था जिसमें एआई सिस्टम ने सेना को टारगेट की पिन पॉइंट जानकारी दी। डीआरडीओ की जिस तकनीक ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कमाल किया था, उसने भी एआई के महाकुंभ में अपनी प्रदर्शनी लगाई है। डीआरडीओ किस तरह अपनी एआई तकनीक को विकसित कर रहा है, वो हम आपको दिखाना और सुनाना चाहेंगे। ये जो है वो दुनिया का पहला हार्डवेयर है जो केयर बेंगलोर में एक लैब है, आईएससी एक इंस्टीट्यूट है, हम दोनों लोग साथ में आए हैं दुनिया का पहला न्यूरोमॉर्फिक हार्डवेयर बनाने के लिए। एक तो पहली चीज़ तो ये है कि एक बार अगर ये बन जाएगा तो बनने के बाद इंडिया को ये एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी देगा कि हमारी जो दुनिया के दूसरे देशों के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये अपने आप में पहला कार्ड है जो कि बहुत ही लो पावर, माइक्रोवाट के पावर पे काम करता है। क्या होगा इससे? ये होगा कि हम कोई भी जो हमारे इक्विपमेंट, जो वेपन सिस्टम जो भी बनते हैं, उनकी जो पावर रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम हो जाएगी। ये क्या है अर्षद जी, जैसे आप बता रहे हैं? ये हाँ, जो ऑपरेशन सिंदूर में जो इंडिया ने रनवे जो पाकिस्तान के एक डैमेज वो किया था, अटैक किया था, डैमेज किया था, तो उसकी जो इमेज ले करके जो हम रिकन्स्ट्रक्ट करके देख पाए कि अगर नॉर्मल कंप्यूटर में जो 15 करोड़ स्टेप लग रहे थे, वो हमारे इस न्यूरोमॉर्फिक हार्डवेयर में जस्ट 26,000 स्टेप में वो कंप्लीट हो पाया। दैट मीन्स कि 4,000 टाइम का कंप्यूट पावर हमारा ज़्यादा है इस हार्डवेयर से। इन अगर आप दूसरे जो दूसरे हार्डवेयर हैं अगर उससे आप कंपेयर करें। मित्रों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में भारत समेत कई देश अपना दबदबा बना चुके हैं। इसमें अमेरिका अब भी शीर्ष पर है। हम आपको बताते हैं कि भारत अभी कितने नंबर पर है। दुनिया के सभी बड़े मानकों के आधार पर 2026 की रिपोर्ट में ओवरऑल लीडरशिप में अमेरिका पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर चीन है, जबकि तीसरे स्थान पर भारत है। एआई तकनीक के क्षेत्र में भारत फिलहाल तीसरे स्थान पर है। निवेश, टैलेंट और एप्लीकेशन स्केल की वजह से भारत एआई महाशक्ति के तौर पर तेजी से उभर रहा है। 2025 में भारत का एआई बाजार 11,773 करोड़ रुपए का था, जो 2032 में बढ़कर करीब 12 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। यानी 7 साल में भारत करीब 100 गुना ज्यादा बड़ा एआई बाजार बन सकता है, जबकि 2035 में एआई का भारतीय बाजार 153 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। अभी 62% भारतीय कर्मचारी नियमित रूप से एआई का उपयोग कर रहे हैं, जबकि 83% भारतीय कर्मचारी साप्ताहिक रूप से एआई का उपयोग करते हैं। मित्रों, दुनिया भारत की तरफ देख रही है। दिल्ली में हो रहा एआई समिट इसकी एक अहम कड़ी है। भारत विशुद्ध रूप से एआई तकनीक का प्रयोग जीवन को बेहतर बनाने में कर रहा है, विकास का नया आयाम गढ़ने में कर रहा है। लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान इस एआई का प्रयोग भी आतंकवाद के लिए ही कर रहा है। पाकिस्तान की नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी खुद मानती है कि आतंकवादी समूह एआई के माध्यम से डीप फेक वीडियो बनाते हैं और ऑनलाइन आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। ऐसे ही वीडियो दिखाकर वो महिलाओं को भी आत्मघाती बना रहे हैं। 9 फरवरी को लाहौर के ऐवान इकबाल कॉम्प्लेक्स में लश्कर-ए-तैयबा की महिला विंग तैयबत का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ।
बैठक में महिलाओं का माइंड वॉश किया गया। इससे पहले जैश-ए मोहम्मद की महिला विंग ने भी ऐसी ही बैठकें की थी। यही कारण है कि एक साथ आजाद हुए दो देशों में से पाकिस्तान जहां आतंकी बनाने में शीर्ष पर है, तो भारत तकनीक का नया धुरंधर है। यह बताता है सही दिशा में इस्तेमाल ज्ञान दुनिया बदल सकता है, लेकिन गलत दिशा में वही ज्ञान विध्वंसक हथियार बन सकता है। डीएनए मित्रों, प्रसिद्ध दार्शनिक सेनेका ने कहा है कि अनियंत्रित महत्वाकांक्षा कभी रुकती नहीं है, यह विनाशकारी हो सकती है। महत्व की ऐसी ही अनियंत्रित आकांक्षा माफिया सरगना मुख्तार अंसारी के परिवार पर भारी पड़ रही है। जिस मुख्तार के खौफ के सामने कोई आवाज नहीं उठती थी, जो मुख्तार पूर्वांचल में दूसरों के झगड़े सुलझाया करता था, उसी मुख्तार के घर का झगड़ा आज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना है। यानी मुख्तार के परिवार में ही बगावत छिड़ गई। डीएनए मित्रों, इस वक्त जो सोशल मीडिया पोस्ट आप स्क्रीन पर मेरी बाईं तरफ देख रहे हैं, वो मुख्तार के घर में हो रहे झगड़े का सार्वजनिक ऐलान है। ये पोस्ट लिखी है मोहम्मदाबाद से विधायक शोएब मन्नू अंसारी के बड़े भाई सलमान अंसारी ने। पोस्ट में सलमान अंसारी ने लिखा है कि मोहम्मदाबाद विधानसभा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ, करोड़ों की धांधली हुई। 2022 में मैंने शोएब के लिए वोट मांगा था, लेकिन अब लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा हूं। शोएब ने एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया है। सलमान अंसारी मुख्तार के सबसे बड़े भाई शिवगतुल्ला अंसारी के बड़े बेटे हैं। उनके छोटे भाई शोएब अंसारी मोहम्मदाबाद सीट से विधायक हैं। यानी अंसारी खानदान के एक चिराग ने दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यह वही परिवार है जो मुख्तार की मौत के बाद भी एकजुट दिखता रहा। यह वही परिवार है जो प्रशासनिक और कानूनी एक्शन के बाद भी एकजुटता का प्रदर्शन करता रहा। फिर अब यह मनभेद और विवाद क्यों हो रहा है? मित्रों, प्रसिद्ध विद्वान निकोलो मैकियावेली ने कहा था कि महत्वाकांक्षा हृदय का शक्तिशाली जुनून है। महत्वाकांक्षी व्यक्ति जितनी ऊंचाई पर पहुंचे, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। अंसारी परिवार में बगावत के पीछे महत्वाकांक्षा है। मुख्तार का बेटा विधायक है, सलमान का छोटा भाई भी विधायक है, अफजाल अंसारी सांसद हैं, अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सलमान अंसारी की राजनीतिक ख्वाहिश भी आसमान छू रही है। मोहम्मदाबाद सीट अंसारी परिवार के लिए सेफ सीट मानी जाती है। सलमान इसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने भाई के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। फिलहाल इस विवाद पर अफजाल अंसारी या अंसारी परिवार के किसी दूसरे सदस्य ने कोई टिप्पणी नहीं की है। चंद साल पहले पूर्वांचल में कहा जाता था कि फाटक यानी मुख्तार के दरवाजे पर सबका झगड़ा सुलझता है। आज उसी परिवार का झगड़ा सोशल मीडिया पर आ गया है। और अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं, उसे आप बहुत ही ध्यान से देखिए और सुनिएगा, क्योंकि ये सीधे तौर पर आपसे जुड़ी हुई है। मित्रों, हम आप में से हर कोई अक्सर मनोरंजन के लिए घर में रखे रिमोट को उठाता है और टीवी देखना शुरू कर देता है। लेकिन एक रिसर्च में दावा किया गया है, यह आदत मेंटल हेल्थ का दुश्मन बन सकती है। लगातार टीवी देखने से डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। अब सोचिए, आप कहेंगे हम टीवी में ही डीएनए के जरिए आपको बता रहे हैं कि टीवी देखने से कैसे डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। तो आप मित्र हैं, और जो मित्र होते हैं उनको उचित और सही सलाह देना हमारा कर्तव्य होता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस सलाह को किस तरीके से लें, लेकिन हमें हर बात सच्चाई और ईमानदारी के साथ आपके सामने रखनी है। उसमें भले ही हमें नुकसान हो, लेकिन आपका फायदा जरूर होना चाहिए। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक जर्नल यूरोपियन साइकियाट्री के मुताबिक टीवी देखने के समय को कम करके डिप्रेशन का खतरा टाला जा सकता है। नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंग की शोधकर्ता रोजा पालाजुएलिस और उनकी टीम ने 65,000 से ज्यादा वयस्कों पर यह शोध किया। रिपोर्ट में कहा गया, अगर आप रोजाना टीवी देखने के समय में से 1 घंटा कम कर दें और कुछ और काम करें, तो डिप्रेशन का खतरा करीब 19% कम हो जाता है। अगर आप इसे 1.5 घंटा कम करते हैं तो खतरा 29% घट जाता है। मित्रों, टीवी देखने का समय 2 घंटे कम किया तो इससे डिप्रेशन के जोखिम में 43% की भारी गिरावट देखी गई। और डीएनए में आज का संदेश, सबसे शिक्षित मन वो होता है जिसके पास जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए सबसे अधिक विचार होते हैं। डीएनए में अब आपको जय हिंद कहने का समय हो गया है। जय हिंद। डीएनए में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, ये देश सबका है, ये देश हर जाति हर धर्म का है। मित्रों, हम सबका डीएनए एक है। धन्यवाद।